नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट वाणिज्य। और इसके अंतर्गत आज हम लोग इकाई 3 जो कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, वो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, ये 1 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। बैचेस जो हैं ऑनलाइन मोड में भी हैं, ऑफलाइन में भी हैं। ऑफलाइन मोड के जो बैचेस हैं वो भोपाल और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप चाहें तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप के नंबर भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो इकाई 3 है वह है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसमें आपको पढ़ना है व्यावसायिक फर्मों का उद्देश्य क्या होता है, मांग विश्लेषण, मांग से नियम, मांग का नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच को कैसे मापते हैं, एआर और एमआर में संबंध क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो आपको पहले से भी पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि फर्म क्या होती है, फर्म कैसे डिफाइन करते हैं। तो फर्म एक व्यक्तिगत इकाई है जो किसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय करती है, उसे हम लोग फर्म कहते हैं। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने के लिए, बिक्री के लिए उत्पादन करती है, और इसका उद्देश्य जो है लाभ को अधिकतम करना होता है। मतलब कुछ अर्थशास्त्री जो हैं उनके अनुसार फर्म को डिफाइन किया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है। लेकिन हम लोग वहां ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये परिभाषा सीधे परीक्षा में नहीं आती। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब इन व्यावसायिक फर्मों का जो उद्देश्य है वो कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्या है, लाभ को अधिकतम करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि फर्म है, व्यवसायिक है, उसका काम ही है, उनका उद्देश्य ही अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, तो पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा है लाभ अधिक प्राप्त कैसे करेंगे, तो विक्रय को ज्यादा करके, तो हो गया अधिकतम विक्रय करना। दूसरा अगला जो है क्या करेंगे, लागत जो है वस्तु को के उत्पादन में लागत है उसको कम करना, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, वाक़ा है। अगला है वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त करना, मतलब अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उनके पास पैसा ज्यादा हो, तो वित्तीय रूप से वो ज्यादा सुदृढ़ होंगे। दीर्घकालीन अस्तित्व, फर्म लंबे समय तक बना रहे, वो अपने ऊपर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहे, और जो व्यवसाय है उनका मतलब व्यावसायिक साम्राज्य, मतलब बिजनेस वर्ल्ड में उनका नाम। तो ये सब कुछ उद्देश्य हो गए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जो सॉरी, जो आपको पहले से आता भी होगा। अब अर्थशास्त्र को दो मुख्य भागों में हम लोग बांटते हैं, पहला है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। ये छोटी इकाइयों के बारे में होता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति की आय, एक फर्म का उत्पादन, इन सबको हम व्यष्टि में रखते हैं। लेकिन वो चीज जब बड़े लेवल पे करें, एक देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे उसे, समष्टि अर्थशास्त्र में वो आ जाएगा। जैसे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, विशिष्ट फर्मों का अध्ययन, एक फर्म जो उत्पादक है उसका, एक उपभोक्ता, उपभोक्ता की मांग, ठीक है, उसके जो उपभोक्ता की बचत। तो छोटे छोटे फर्मों का अध्ययन हम लोग करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि में ये बड़े लेवल पे होता है, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन, कीमत के स्तरों का अध्ययन, किस लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, समग्र मांग, किसी देश की समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, ये सब किस में आ जाएंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में। कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको जाननी चाहिए। अब हम लोग आते हैं जो हमारा असल चीज है, जिससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, मांग। ठीक है, तो इसमें हम लोग मांग का विश्लेषण देखेंगे, मांग का विश्लेषण देखेंगे और आगे भी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं मांग कहाँ से शुरू होता है। मांग शुरू होती है इच्छा से। किसी वस्तु को पाने की कामना को हम क्या बोलते हैं, इच्छा। अब देखिए, मांग और इच्छा में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे
एक कार जो है नॉर्मल मारुति की कार, ये 5 लाख से शुरू होके 15-20 लाख तक में अच्छी गाड़ी आ जाती है, ठीक है? लेकिन वही कार अगर आप BMW, मर्सिडीज ये सब ले ऑडी, तो 50 लाख कम से कम, ठीक है? तो इन दोनों में बहुत फर्क है ना। क्या लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख की गाड़ी खरीदें? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा है, वो डिमांड नहीं है। क्यों? वो देखते हैं यहाँ पे। यदि उस कामना के साथ साथ उपभोक्ता की क्रय क्षमता और उसकी खरीदने की तत्परता का भी संयोग हो जाए, तभी वह इच्छा एक आवश्यकता का रूप धारण करती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित मात्रा बाजार कीमत पर खरीदने को तत्पर रहता है, तो वह उसकी मांग कहलाती है। तो क्या क्या आ गया मांग में? इच्छा भी होनी चाहिए, क्रय क्षमता भी होनी चाहिए, खरीदने के लिए वो तत्पर भी हो, और बाजार कीमत पर खरीदने के लिए तत्पर हो, तब जाके वो मांग कहलाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं कि बहुत लोगों की इच्छा है तो BMW वाला आपके घर के बगल में आके शोरूम खोल दे कि यहाँ बहुत बिक्री होगा। इच्छा तो है, लेकिन लोगों की हो सकती है क्रय क्षमता ना हो। क्रय क्षमता भी हो तो हो सकता है वो लोग जैसे वो खरीदना ना चाहते हो। ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब मांग को जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला जो है, ये यहाँ से अब आपकी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है। पहला है वस्तु की कीमत। तो कीमत को हम लोग ना इंग्लिश में प्राइस बोलते हैं। तो ये पहला जो कैपिटल लेटर है पी प्राइस के लिए है, एक्स वो वस्तु के लिए है। तो ये हो गई वस्तु की कीमत को हम लोग पी एक्स से दिखा रहे हैं। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत है। तो संबंधित वस्तुओं में दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्थानापन्न, ठीक है। स्थानापन्न का अर्थ आप लोग जानते होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं, सपोज ये यूनिवर्सिटी के बाहर एक चाय की दुकान है जहां मैं चाय पीने जाता हूँ, ठीक है। एक दिन जब उसके पास गया तो दुकान वाला कहता है सर आज तो चाय नहीं है, आज कॉफी है, आप चाहें तो कॉफी पी सकते हैं। तो क्या मैं चाय के बदले एक दिन कॉफी नहीं पी लूंगा? बिल्कुल पी लूंगा। मतलब चाय का जो स्थानापन्न है वो कॉफी है, आप उससे काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप चाय पीने की इच्छा से गए थे जाड़े में और बोले कि लीजिए ये ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक है आप पी लीजिए, तो आप वो कभी नहीं पिएंगे, ठीक है ना। तो चाय का सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक नहीं होगा, चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है। कोल्ड ड्रिंक में दूसरा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मान लीजिए आप कोको कोला पीने गए थे, कोक वो नहीं मिला तो आप पेप्सी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये जो पी वाई दिखा रहा है वो स्थानापन्न वस्तु की कीमत दिखा रहा है, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ स्पेस बनाओ लिखने के लिए। जो पी जेड है वो क्या है? तो ये जो पी जेड है ये बताता है पूरक वस्तु की कीमत या संपूरक वस्तु की कीमत, ठीक है। इसका अर्थ ये है किन किन वस्तुओं को पूरक बोलते हैं। सपोज आपको हम बहुत अच्छी एक कार खरीद के दे दें, आपके पापा दे दें और बोलें कि आपको पेट्रोल तो नहीं मिलेगा, आप खरीद भी नहीं सकते, पेट्रोल मिलेगा ही नहीं आपको, तो उस कार का आप क्या करेंगे? ये कार जो है बिना इस पेट्रोल के बेकार है। आपको कोई गैस चूल्हा बहुत सुंदर खरीद के दे दे, लेकिन आपको गैस का सिलेंडर देना, ठीक है, गैस चूल्हा तो दे दे लेकिन सिलेंडर ना दे, तो जो गैस का चूल्हा है बिना सिलेंडर के बेकार है। आपको एक बहुत अच्छा पेन खरीद के दे दे लेकिन साथ में उसका इंक ना दे, स्याही ना दे, तो आप क्या बोलेंगे? ये भी गड़बड़ है। तो ये जो वस्तुएं हैं एक दूसरे के बिना किसी काम की नहीं है, तो उसको आप बोलते हैं संपूरक वस्तु। तो ये जो पीजेड है वो संपूरक वस्तुओं की कीमत को दिखा रही है। उपभोक्ता की आय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि किसी उपभोक्ता की आय अगर 2 लाख रुपए महीने की है और किसी की 20,000 रुपए महीने की है, तो 2 लाख वाले को 2,000 की चीज भी सस्ती लगेगी और इसको 1,000 की चीज भी महंगी लगेगी, ठीक है। तो ये वस्तु उपभोक्ता की आय को हम यहाँ एम से दिखाएंगे।
उपभोक्ता की अभिरुचि, मतलब उपभोक्ता का टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सपोज मेरा पहनावा है धोती कुर्ता, ठीक है, और आप आके बोल रहे हैं कि देखिए जीन्स बड़ा सस्ता हो गया, पहले 5,000 का था, अब 1,000 का है, तो क्या मैं उसे खरीदने जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा टेस्ट ही नहीं, मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ मायने रखती है। अब थोड़ा मैथमेटिकल चीजें, तो मुझे पहले से ही पता है कि वाणिज्य वालों का थोड़ा गणित जो है कमजोर होता है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए। आप लोग फलन जानते होंगे, फंक्शन, फलन, ठीक है। मैं यहाँ इसे दिखा रहा हूँ, डी एक्स, इसका मतलब है डी फॉर डिमांड, मांग, वस्तु की मांग, किसकी? एक्स की। एक फंक्शन बना रहे हैं एफ पी एक्स पी वाई, अभी जितना जितना हमने देखा था सब सब चीजों को यहाँ लिखेंगे हम लोग, पी जेड एम और टी। ठीक है, मतलब ये जो मांग है एक्स, वो किस पे निर्भर कर रहा है? पी एक्स, वस्तु की कीमत पे, स्थानापन्न वस्तु की कीमत पे, पूरक वस्तु की कीमत पे, उपभोक्ता की आय पे और उपभोक्ता के टेस्ट पे। अब क्योंकि ये जो है मांग इन सब पे डिपेंड करता है, तो अगर आप इसका अध्ययन करना चाह रहे हैं कि ये मांग किस हिसाब से बदल रहा है, तो बहुत दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस हिसाब से क्या बदल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे ना, किताब में एक चीज लिखा होता है, क्या लिखा रहेगा? वो लिखा रहेगा अन्य बातें स्थिर, या पूर्ववत रहने पर, या पूर्ववत रहने पर, अर्थात वो हमेशा जब भी परिभाषा दी होती है, ये चीज लिखी होती है, अभी हम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इनको फिक्स कर दें, मतलब ये पी वाई पी जेड एम और टी, ये बदलना नहीं है, ये फिक्स है। क्या है ये नहीं बदलेंगे। और फिर हम अध्ययन करें एक्स की डिमांड का, एक्स की मांग का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि इधर तो एक ही ऐसा चीज है जो बदल सकता है, इसीलिए अगर ये बदल रहा हो तो किसकी वजह से बदल रहा होगा? पी एक्स, मतलब एक्स की कीमत की वजह से। तो हमारा जो अध्ययन है ना, ये आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो अक्सर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मांग की परिभाषा पे। तो ये मांग की जो परिभाषा है, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ठीक है, ये मार्शल जी है हमारे। इन्होंने क्या कहा था? अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विलोम संबंध होता है। ठीक है, कितना सिंपल डेफिनेशन है कि कितने काम का, इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अब देखिए ये क्या कहते हैं, विलोम का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो जैसे जैसे उस वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी, उस वस्तु की मात्रा जो है, मांगी गई मांग, वो घटती जाएगी। क्योंकि ये इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, इसलिए ये जो संबंध क्या कहलाएगा? विलोम संबंध। क्लियर? सपोज मान लीजिए वस्तु की कीमत जो है ये घट रही है, तो मांग क्या होगी? ये बढ़ेगी। ठीक है, आप ये कॉमन रोजमर्रा की चीजों में देखते हो। टमाटर की कीमत 200 रुपये से घट के 30 रुपये आ गई पर केजी। 30 रुपये पर केजी, आपने उसका कंजम्पशन बढ़ा दिया, लेकिन जब वो 200 रुपये था तो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे, ना के बराबर, या बहुत कम। ठीक है ना, समझ गए? तो ये अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन है मांग का नियम का। अब वो साफ साफ बोलते हैं
क्या बोलते हैं? अन्य बातें स्थिर रहने पर। ये आप ध्यान दीजिएगा, अन्य बातें में क्या क्या आ रहा है? वही चीजें, स्थानापन्न की कीमत, संपूरक की कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की अभिरुचि। किस किस चीज को रिलेट कर रहे हैं? वो संबंध बता रहे हैं वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा। ठीक है ना? मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म आता है, हम लोग लिखते हैं मांग अनुसूची। मांग अनुसूची। ये क्या होता है? तो मान लीजिए एक उपभोक्ता जो है वो फलों के, संतरों का वो क्रय करता है। आपको बताना पड़ेगा इसमें कि एक सप्ताह में एक किसी पर्टिकुलर कीमत पे वो कितने संतरों का क्रय कर रहा है। तो मान लीजिए हम ये मान रहे हैं संतरों की मात्रा और संतरों की कीमत। इधर हम लोग बताते हैं संतरों की कीमत किसमें? प्रति किलोग्राम। और कीमत बता रहे हैं रुपए में, डॉलर वगैरह में नहीं है। ठीक है? इधर लिख रहे हैं मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा कितने में? सप्ताह में, प्रति सप्ताह में। तो जैसे देखिए, जब 50 रुपए प्रति किलोग्राम था संतरा, तो डिमांड थी 10 केजी। 100 रुपए कीमत बढ़ के हो गई तो डिमांड उन्होंने घटा दिया, वो कर दिया 8 रुपए। जब 150 रुपए हो गई तो डिमांड और घटा के कर दिया 5 रुपए, 5 केजी। ठीक है ना? फिर जब कीमत 200 रुपए किलो हो गई तो उन्होंने डिमांड और घटा दिया, डिमांड कर दिया 2 केजी। ठीक है? तो ये जो मात्रा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुसूची। किसी कीमत पे कोई मात्रा जो मांगी गई है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मांग अनुसूची। अब इसके लिए हम लोग चाहे तो मांग वक्र बना सकते हैं। अब मांग वक्र कैसे बनाएंगे वो देखिए, उससे पहले आपको दो तीन चीजें जरूरी है। अगर आप वक्र बनाते हैं तो ये जो है, ये हमारा मूल बिंदु है, शून्य या ओ आप जो बोले। ये एक्स अक्ष है लेकिन इसको प्लस बोलेंगे, प्लस, और इधर वाले को माइनस। या माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स, इधर प्लस वाई और इधर माइनस वाई। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। अब हम लोग इसके लिए मांग वक्र बनाएंगे, तो चलिए हम लोग एक बनाते हैं। यहीं पे बना लेता हूँ, अदरवाइज अगर फिर से इस टेबल को बनाना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है? अब ये शून्य है, 1, 2, एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि यहाँ 10 तक गए हैं, 10 केजी तक, इसलिए ये मात्रा है एक्स एक्सिस पे, और ये जो वाई एक्सिस पे है ये है कीमत। ठीक है? तो ऐसे ऊपर कीमत बढ़ रही है और नीचे जो है ऐसे मात्रा बढ़ रही है। कीमत कैसे कैसे है? ये 50 है, 100 है, 150 है और 200 है। ये बस समझने के लिए। अब देखिए, वस्तु की कीमत जब 200 रुपये प्रति किलोग्राम संतरा था तो कितनी मांगी गई मात्रा थी? 2। तो 200 पे 2, तो 200 यहाँ है और 2 यहाँ है, दोनों को बढ़ाइएगा। जहां पे वो कटे वही पॉइंट आपको लेना है और इसको ऊपर बढ़ाते गए। तो ये जो बिंदु है
ये आएगा इसके लिए। 200 पे क्या है 2, 150 पे 5, तो 150 जब है तो हो गई 5, ये करीब करीब यहाँ आएगा। इसे नाम दे दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 100 पे 8, तो ये 100 है, 100 पे 8 करीब करीब यहाँ पे, इसे भी नाम दे दें। और 50 पे 10, तो ये 50 है, 50 पे 10 करीब करीब यहाँ, इसे भी नाम दे दिया डी। अब इसे अगर हम मिला दें तो जो हमारा तैयार होगा उसी को कहेंगे हम लोग, जैसे यही हमारा मांग वक्र है। क्या बोलेंगे इसे, मांग वक्र। आप देख सकते हैं इसकी ढाल किधर है, इसकी ढाल जो है बाईं से दाईं ओर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस मांग वक्र की जो ढाल है वो बाईं से दाईं ओर की ओर है, ठीक है। ये साफ दिख रहा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है वो घट रही है, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है कि जो मांग वक्र की जो ढाल है वो बाईं से दाईं ओर है, तो इसके लिए हम लोग तीन मुख्य कारण मानते हैं। उसमें से पहला कारण है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिस्थापन प्रभाव। दूसरा जो है वो है आय प्रभाव। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और तीसरा जो है कीमत प्रभाव। इन तीनों के चलते ही ये जो मांग वक्र है इसका ढाल बाईं से दाईं ओर होता है, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में जो डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन जो है ये बना रहेगा, तो आप लोग रेगुलरली इसे देखें, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे वाणिज्य से रिलेटेड वो भी हिंदी भाषा में जो वीडियोस है ये आते रहेंगे। हमारा ऐप है, इसका जो लिंक है ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस पे आप जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और जो हमारे फ्री वाले टेस्ट हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत काम आएंगे उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद या यूनिट खत्म करने के बाद उससे रिलेटेड जो टेस्ट हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल पाए। तो ये इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।